रात के वक्त दुर्रे शहवार और आसिफ स्नोबर के पास बैठे थे, जो अब तक नीम बेहोशी की हालत में थी। हमें स्नोबर का इलाज तो कराना ही होगा, वो बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। हम लोगों की बातों से डर कर उसे इसके हाल पर तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं उसका इलाज कराने के लिए इसे अमेरिका ले जाऊंगा, आसिफ ने दुर्रे शहवार को तसल्ली देते हुए कहा। ये बात सुनकर स्नोबर के अंदर बैठे सलमान को बहुत बड़ा झटका लगा और ये सोचने लगा कि क्या अब स्नोबर यहाँ से बहुत दूर अमेरिका चली जाएगी और मुझे भी उसके साथ ही जाना होगा। इस तरह तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तब भी अचानक स्नोबर ने अपनी आंखें खोल दी। इसे आंखें खोलता देखकर दुर्रे शहवार और आसिफ के चेहरों पर खुशी की लहर फैल गई और दुर्रे शहवार स्नोबर से लिपट कर पूछने लगी कि स्नोबर मेरी जान, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। स्नोबर गनूदगी की हालत में थी, उसकी आंखें बोझल हो रही थी। वो बोलना चाहती थी मगर उसकी जुबान से अल्फाज अदा ना होते थे। आखिरकार काफी कोशिश के बाद उसने बमुश्किल सिर्फ इतना कहा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। यह सुनने की देर थी कि दुर्रे शहवार ये कहते हुए झट से खड़ी हो गई। तुम इसके पास रहना, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर दुर्रे शहवार चली गई और आसिफ की जगह बैठकर बेटी के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके माथे को चूमने लगा। दुर्रे शहवार ने कमरे से निकलते ही स्नोबर के होश में आने की खबर सलमान को दी तो वो भी दौड़ता हुआ उसके कमरे की तरफ लपक पड़ा। जब तक वो स्नोबर के कमरे में पहुंचा, वो पूरी तरह हवास में आ चुकी थी। उसने फटी फटी आंखों से सलमान और आसिफ को अपनी तरफ इतनी संजीदगी से देखते पाया तो हड़बड़ा कर उठ बैठी और अजीब नजरों से दोनों को देखने लगी। उसके देखने में एक अजनबियत थी जिसे सलमान और आसिफ ने फौरन ही महसूस कर लिया। इसे क्या देख रही हो? सलमान ने उससे पूछा। यही कि आप दोनों इस वक्त मेरे कमरे में क्यों हैं? स्नोबर ने इतने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया कि दोनों बाप बेटा हैरान रह गए और आसिफ ये सोचने लगे कि क्या ये वही स्नोबर है जिसकी तबीयत अभी थोड़ी देर पहले इतनी खराब थी कि वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी। तभी समझदार बाप ने आंखों ही आंखों में सलमान को इशारा किया और खामोश रहने को कहा। वो असल में तुम ख्वाब में डर गई थी और अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए हम सब तुम्हें देखने के लिए आ गए। ओहो, मेरे ख्वाब भी ना। स्नोबर ने इस अंदाज में अपना माथा थपका जैसे उससे कोई छोटी सी गलती सरजद हो गई हो। इतनी देर में सलमा और दुर्रे शहवार खाने की ट्रे लेकर उसके कमरे में पहुंच गईं। चलो अच्छा, अब तुम खाना खा लो। शायद तुमने दोपहर को ठीक से खाना नहीं खाया था, इसीलिए ख्वाब देखते हुए चीख चीख कर खाना मांग रही थी। आसिफ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे भूख जोर से लगी है, लेकिन क्या वाकई में चीख चीख कर खाना मांग रही थी? स्नोबर ने हैरान होते हुए पूछा। जी बिल्कुल बीबी जी, ऐसा ही हुआ है। इस बार सलमा ने जवाब दिया, जो कि स्नोबर को होश में देखकर बेइंतहा खुश थी। खाना देखकर स्नोबर की भूख चमक उठी और वह जल्दी से खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सलमा से बोली, सलमा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम जल्दी से जाओ और बाकी जितना भी खाना है सब ले आओ। स्नोबर की इस बात पर सबने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तभी दुर्रे शहवार के इशारा करने पर सलमा मजीद खाना लाने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। वो तीनों मजीद हैरत ज़दा इस वक्त हुए जब स्नोबर खाने का पूरा ट्रे चंद मिनटों में ही चट करके दरवाजे की तरफ देखते हुए सलमा के आने का इंतजार करने लगी। तभी सलमा खाने की दूसरी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसे देखकर स्नोबर की राल टपकने लगी। फिर जैसे ही सलमान ने खाने की ट्रे उसके सामने रखी, वो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में तेजी से खाना खाने लगी। चंद मिनटों बाद खाने की दूसरी ट्रे भी खाली हो चुकी थी। तब स्नोबर ने एक बार फिर सलमा की तरफ देखा और इंतहाई मासूमाना अंदाज में बोली, क्या और खाना मिलेगा? स्नोबर की ये बात सुनकर तो सलमा सख्ते में ही रह गई। पहले वाली ट्रे को खाली पाकर उसने समझा था कि शायद इन तीनों ने भी स्नोबर के साथ ही खाना खाया, इसलिए इतनी जल्दी खाना खत्म हो गया। मगर इस ट्रे की दफा तो सलमा खुद कमरे में मौजूद थी और उसने पूरे होशो हवास में देखा था कि ये खाना अकेले स्नोबर ने ही खाया था और अब वो मजीद खाना मांग रही है। इससे पहले कि सलमा कुछ बोलती, दुर्रे शहवार ने उसे कोहनी मार के अपनी तवज्जो तरफ मुतवज्जे किया और आंख के इशारे से मजीद खाना लाने को कहा। थोड़ी देर बाद सलमा खाने की तीसरी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो स्नोबर उस पर भी पागलों की तरह टूट पड़ी। वो चारों जो कुछ देर पहले इसको होश में आता देखकर खुश हो रहे थे, अब मजीद उलझन में पड़ गए और ये सोचने लग गए कि क्या ये वाकई पहले वाली स्नोबर है जो अगर 2 दिन की भूखे भी होती तो 2 रोटियों से ज्यादा नहीं खाती थी। मगर ये क्या, वो तो खाने की तीसरी ट्रे भी
चट कर चुकी थी और अब फिर से इस अंदाज में दुर्रे शहवार की तरफ देख रही थी जैसे मजीद खाना मांग रही हो। लेकिन इस बार स्नोबर के अंदर बैठे सलमान को दुर्रे शहवार की हालत देखकर अंदाजा हो गया कि अब अगर उसने मजीद खाना मांगा तो दुर्रे शहवार यहीं बेहोश हो जाएगी। इसलिए उसने मजीद खाना मांगने की बजाय ये कहकर सबको मुतमईन करने की कोशिश की, बस अब और नहीं। पता नहीं आज मुझे इतनी भूख क्यों लगी थी, वरना मैं तो इतना खाना कभी ना खाऊं। ये कहते ही वो फिर से बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें मूंद ली। चंद ही मिनटों में ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो गहरी नींद सो चुकी है। ये देखकर वो सब लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हुए चुपचाप कमरे से खिसक गए। बाहर निकलकर सलमान और आसिफ अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन दुर्रे शहवार सलमा के साथ किचन में पहुंची और उसे कहने लगी कि सलमा, मुझसे वादा करो कि तुमने अंदर जो कुछ भी देखा इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। जी बीबी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। स्नोबर तो मेरी बेटियों जैसी है, क्या मैं पागल हूँ जो किसी से ऐसी बात करूं? सलमा ने दुर्रे शहवार को यकीन दिलाते हुए जवाब दिया। शुक्रिया सलमा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दुर्रे शहवार ने ममनून होते हुए जवाब दिया। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ स्नोबर के कमरे में चलो ताकि हम उसके हाथ मुंह साफ करा सके, वरना वो हाथों पर लगे खाने से अपना बिस्तर और कपड़े खराब कर लेगी। जी बीबी जी, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। इसीलिए मैंने स्नोबर के कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया ताकि जब मैं उसके हाथ साफ करने के लिए कमरे में जाऊं तो उसकी नींद खराब ना हो जाए। ये कहकर सलमा स्नोबर के कमरे की तरफ चल पड़ी तो दुर्रे शहवार भी उसके पीछे हो ली। मगर इन दोनों ने जैसे ही कमरे की दहलीज पर कदम रखा, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्नोबर अपने बेड पर खड़ी उछल रही थी और साथ ही किसी अजनबी जुबान में कुछ बोले जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उछलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बच्चा अपना गुमशुदा खिलौना मिल जाने पर खुश हो रहा हो। सलमा और दुर्रे शहवार दरवाजे की दहलीज पर ही खड़ी होकर स्नोबर की अजीबोगरीब हरकतें देखती रही। डर के मारे इन दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे और कानों में शाएं शाएं की आवाजें गूंज रही थीं। फिर जैसे ही स्नोबर की नजर इन दोनों पर पड़ी, वो धड़ाम से बिस्तर पर गिरी और फिर से गहरी नींद सो गई। ये मंजर देखकर पहले इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर डरते डरते स्नोबर की तरफ बढ़ने लगी। जब इन दोनों ने इसके हाथों की तरफ देखा तो वो बिल्कुल साफ थे, मगर बिस्तर पर धब्बे बढ़ चुके थे। इन दोनों ने खौफजदा नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गईं। सलमान ने जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद किया, इन दोनों ने एक साथ ऐसी ठंडी सांस भरी जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल से निकल आई हों। बीबी जी, ये हमारी स्नोबर नहीं हो सकती। सलमा के मुंह से बेख्तियार निकल गया। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? दुर्रे शहवार ने दुरुस्तगी से पूछा, जो पहले ही इस बात पर परेशान हो रही थी कि स्नोबर की यह हालत घर की नौकरानी पर बिल्कुल भी आश्कार नहीं होना चाहिए थी। बीबी जी, क्या आपने देखा नहीं कि स्नोबर किस तरह खाना खा रही थी? भला आज से पहले कभी आपने स्नोबर को इस तरह और इतना खाना खाते हुए देखा है? और अभी जो मंजर हमने कमरे में देखा, तौबा तौबा, बीबी जी, ये हमारी स्नोबर नहीं है, ये तो कोई जिन है। ये बात कहते हुए सलमा के लहजे में दहशत और खौफ टपक रहा था। अच्छा, तुम अभी अपने कमरे में जाकर सो जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। दुर्रे शहवार को समझ ही नहीं आई कि अब वो भला सलमा की बात का क्या जवाब दे, इसलिए उसने ये कहकर अपनी जान छुड़ा ली। सलमा के वहां से जाने के बाद दुर्रे शहवार तेजी से अपने कमरे में पहुंची और बिस्तर पर इस तरह ढहकर जोर जोर से हाँफने लगी जैसे कहीं दूर से दौड़ती हुई आई हो। क्या हुआ, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दुर्रे शहवार की हालत देखते हुए बिस्तर पर लेटा आसिफ फौरन उठ गया और उससे पूछने लगा। इसी दौरान सोफे पर बैठा सलमान भाई उठकर दुर्रे शहवार के करीब आ गया और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। दुर्रे शहवार ने हाथ से यूं इशारा किया जैसे सब्र करने का कह रही हो, और फिर साथ ही अपनी बिखरी हुई सांसें दुरुस्त करने लगी। दुर्रे शहवार की यह हालत देखकर दोनों बाप बेटा परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब फिर से कौन सी मुसीबत टूट पड़ी कि जो दुर्रे शहवार इतनी बुरी तरह से डरी हुई है। थोड़ी देर तक कमरे में सुकूत छाया रहा और फिर दुर्रे शहवार ने सिसकियां भरते हुए दोनों बाप बेटे को स्नोबर के उछलने कूदने वाली बात बताने के साथ साथ ये भी बताया कि सलमा का कहना है कि ये स्नोबर नहीं बल्कि कोई जिन है। मम्मा आप चुप हो जाए, ये मसला रोने से हल नहीं होने वाला। सलमान ने माँ को चुप कराने की कोशिश की जो उसके यूं रोने और खांपने की वजह से झुंझलाहट में मुब्तला हो चुका था। होश में हो शहवार, भला तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? हमारी बेटी ज़हनी तौर पर बीमार है, समझी तुम? और सलमा कौन होती है इस तरह की बातें करने वाली? उस जैसे अनपढ़ लोग ज़हनी बीमारियों को जिन्नात और जादू टोने का नाम देकर मसले का हल तलाश करने के बजाय खुराफात में पड़े रहते हैं।
लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सुबह होते ही अमेरिका के किसी बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ और फिर अपनी बेटी को वहां ले जाकर खुद इसका इलाज करवाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आसिफ ने दुर्रे शहवार को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन दुर्रे शहवार तो सलमा की बातों पर यकीन कर चुकी थी और उसे आसिफ की बातों पर हैरानगी हो रही थी। लेकिन आसिफ, अगर हम स्नोबर को किसी पीर बाबा के पास ले जाएं तो? आखिरकार उसने अपने जहन में किलबिलाते हुए ख्याल को बाहर निकाल फेंका। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। हमाकत की बातें मत करो, इससे और तो कुछ नहीं होने वाला, मगर हाँ, पूरी सोसाइटी में हमारा ज़ौक जरूर बन जाएगा। और हाँ, इन पीरों फकीरों के पास भला कौन सी डिग्रियां और कौन सी काबिलियत होती है। काम बन गया तो ठीक, वरना कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी। एक बात याद रखो, मैं अपनी बेटी को इन तजर्बों की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा, आसिफ ने हतमी लहजे में जवाब दिया। मम्मा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें स्नोबर का इलाज अमेरिका से ही कराना होगा, सलमान ने अपने बाप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को कुछ दिन सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि स्नोबर की बीमारी में रोज बरोज तब्दीली वाक़ हो रही है। पता नहीं अभी और क्या क्या सामने आने वाला है। दुर्रे शहवार खुद भी कशमकश और बेयकीनी का शिकार थी, इसलिए उसने दोनों बाप बेटे की बात में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसने चंद दिनों की मोहलत क्यों मांगी है, इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। उसे तो इस बात की समझ भी नहीं आ रही थी कि ऐसा उसने खुद कहा या किसी ने उससे कहलवाया। अच्छा मामा ठीक है, अब आप आराम करें और मैं अपने कमरे में जाता हूँ। यह कहकर सलमान दरवाजे की तरफ चल पड़ा, मगर बाहर निकलने के बजाय वो वापस पलटा और माँ को मुखातिब करके पूछने लगा, मम्मा, मुझे वो मनहूस काला बिल्ला कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? क्या आपने उसे कहीं छुपा रखा है? सलमान के सवाल में अजीब सा तजस्सुस था। नहीं बेटे, वो 2-3 दिन से कहीं गायब है, लगता है कि खुद ही घर छोड़कर चला गया है, दुर्रे शहवार ने जवाब दिया तो सलमान सर हिलाते हुए कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। लेकिन उसकी अंदाज से लग रहा था कि वो इस बारे में सोचेगा जरूर। दरवाजा बंद होते ही दुर्रे शहवार के जहन में भी ये बात खटकने लगी कि आखिर वो बिल्ला गया तो कहाँ गया। यही बात सोचते सोचते ना जाने कब वो माजी के भंवर में गुम हो गई, उसे खुद भी पता न चला। स्नोबर के अंदर बैठा सलमान खुद भी लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल से परेशान था। जब से वो स्नोबर के अंदर मौजूद था, स्नोबर का जहनी तवाज़ुन बिगड़ता ही जा रहा था और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। अब सलमान को इस बात की फिक्र सताने लगी कि कहीं स्नोबर मुस्तकिल तौर पर ही अपना जहनी तवाज़ुन न खो बैठे। वो ये भी सोच रहा था कि स्नोबर का बाप जो उसे अमेरिका ले जाकर इलाज की बात कर रहा है, जब तक वो स्नोबर के अंदर मौजूद है, इस इलाज और दवाओं से स्नोबर ठीक तो नहीं होगी। हाँ, मगर ये हो सकता है कि उसकी हालत मजीद खराब हो जाए। मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर स्नोबर के अंदर दाखिल तो हो गया हूँ, लेकिन ऐसा करके मैं तो स्नोबर को ही तकलीफ पहुंचाई है। अब तो मैं बिल्ला बनकर भी उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका भाई सलमान मुझे मार डालेगा। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे अपने घर गए हुए भी काफी अरसा गुजर चुका है। वहां मेरे माँ बाप परेशान होंगे, और अगर किसी तरह इन्हें इस बात की भनक पड़ गई कि मैं यहाँ एक इंसानी लड़की के जिस्म में रह रहा हूँ तो मेरी खैर नहीं। और अगर ये बात सरदार को पता लग गई तो क्या होगा? उफ, मेरे खुदा, ये मैं किन झमेलों में फंस चुका हूँ। अगर मैं स्नोबर के जिस्म में ही रहा तो इसकी हालत मजीद बिगड़ जाएगी, लेकिन इसके जिस्म से निकलकर इसके साथ रहने का भी कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? स्नोबर के अंदर बैठा सलमान बेबसी के आंसू बहाने लगा। इधर स्नोबर का भाई सलमान मुसलसल उस पुरअसरार बिल्ले के बारे में ही सोचे जा रहा था जो अचानक से कहीं गायब हो गया था। उसे इस बिल्ले का खुद पर हमला करना भी याद आ रहा था कि किस तरह एक मामूली सी नजर आने वाले बिल्ले ने उसे चारों खाने चित कर दिया था। भला कोई बिल्ला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो अपने नाजुक पंजों के वार से एक इंसान को जमीन पर गिरा दे? और फिर इस बिल्ले को कैसे पता चल गया कि मैं उसकी जान के दर पे हूँ? वो अचानक ही कहीं से वारिद हुआ और फिर अचानक ही गायब हो गया। और फिर जब वो बिल्ला इस घर में आया था, उसके बाद ही ये सब वाकयात शुरू हुए। और जब स्नोबर के तमाम टेस्ट ही क्लियर हैं, तो फिर आखिर उससे बीमारी क्या है? हो ना हो ये सब ही उसी बिल्ले का किया धरा है। सलमान कड़ियों से कड़ियां मिलाता गया और उसे इस बात पर यकीन आ गया कि वाकई वो कोई बिल्ला नहीं बल्कि एक जिन था, और अब वही
स्नोबर के जिस्म में रह रहा है, इसीलिए तो वो पागलों जैसी हरकतें कर रही है। अगली सुबह वो अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचा और ये सब बातें उनके साथ डिस्कस करने लगा। पहले तो उसकी बात सुनकर आसिफ ने उसकी बातों का बिल्कुल यकीन नहीं किया, मगर जब दुर्र-ए-शहवार ने उस बिल्ली का गैर मामूली समझदारी, वक्तन फवक्तन गायब होने, स्नोबर की तरफ तवज्जो देने, सलमान पर हमला करने, फिर खुद ही इस घर को छोड़ के चले जाना और उसके जाने के बाद अचानक कि स्नोबर की हालत बिगड़ जाना, वो जो इन सब वाकयात पर नजर दौड़ाती गई, उसे भी बिल्ले की पुरस्रारियत का यकीन होता चला गया। फिर उसने भी आसिफ के सामने सलमान की इस बात पर मुत्तफिक कर लिया कि कहीं ना कहीं ये तमाम वाकयात उस बिल्ले से ही जुड़े हुए हैं। तो क्या हमें स्नोबर को डॉक्टर के बजाय किसी पीर फकीर के पास ले जाना चाहिए? लेकिन ऐसा पहुंचा हुआ पीर बाबा आखिर मिलेगा कहाँ? कहीं ऐसा ना हो कि इसके उल्टे सीधे इलाज से स्नोबर की हालत मजीद बिगड़ जाए और पानी सर से गुजर जाए। तुम दोनों क्या करते हो, क्या करना चाहते हो? जो भी करना है सोच समझ कर जल्दी करें। आज सुबह जब मैं स्नोबर को देखने के लिए उसके कमरे में गई तो वो नींद में रो रही थी। जरूर कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही है, मगर वो चाह कर भी उसे हमें बता नहीं सकती। और सलमा का भी तो यही कहना है कि उसे भी यही लगता है कि कोई जिन स्नोबर के अंदर दाखिल हो चुका है, तभी वो ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रही है। दुर्र-ए-शहवार एक ही सांस में कहती चली गई, ठीक है, मैं इस बारे में किसी से मशवरा करता हूँ और किसी पहुंचे हुए पीर का पता लगाता हूँ। तब तक तुम दोनों स्नोबर के पास ही मौजूद रहो और हर मुमकिन इसका ख्याल रखने की कोशिश करो, कहीं वो अपने आप को ही कोई नुकसान न पहुंचा बैठे। ये कहकर हाफिज ने अपना बैग संभाला और ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन की सुबह इन तीनों के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं थी। हुआ कुछ यूं कि जब वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे तो तभी स्नोबर अपने कमरे से बाहर निकल आई और सबको सलाम करने के बाद नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो अपने रोजमर्रा के मामूल की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर आई थी। स्नोबर को इस तरह से बर्ताव करता देखकर वो तीनों सकते में रह गए और सोचने लगे कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहे। क्या हुआ सलमान, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और ऐसे ही बैठे हुए हो? क्या तुम आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी करोगे? अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है तो मुझे पहले ही बता दो ताकि मैं पापा के साथ चली जाऊं। स्नोबर ने डबल रोटी पर जैम लगाते हुए सलमान से सवाल किया। स्नोबर को इस तरह बिहेव करता देखकर वो तीनों यूं मिट्टी के बुत बने बैठे थे जैसे उनमें जान ही ना हो। तभी सलमान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और स्नोबर की कलाई पकड़कर नब्ज चेक करने लगा और फिर हाथ जल्दी से पीछे खींच लिया। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों छू रहे हो? स्नोबर ने हैरान होते हुए पूछा। वो मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है। वो असल में रात मम्मा कह रही थी कि स्नोबर को हल्का सा टेम्परेचर हो रहा है, इसलिए मैंने चेक करना मुनासिब समझा। सलमान के जहन में जो आया वो कहता चला गया, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये कहकर स्नोबर खाना खाने में मशगूल हो गई। आसिफ और दुर्र-ए-शहवार चुपचाप बैठे स्नोबर की हरकतों पर गौर कर रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे उनकी बेटी एक ही दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गई। आसिफ, क्या ये वाकई ही ठीक हो गई है या ये भी कोई ड्रामा है? शहवार ने साथ बैठे आसिफ के कान में सरगोशी की तो वो जवाब देने के बजाय बिल्कुल खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दुर्र-ए-शहवार और आसिफ कमरे में पहुंचकर एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। क्या वो वाकई ठीक हो गई है या फिर ये वक्त भी अफाका है? कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर मौजूद जिन को इस बात का पता चल गया हो कि हम उसे पीर बाबा के पास ले जाने लगे हैं और वो इसी डर से खुद ही इसका जिस्म छोड़कर भाग गया हो? आसिफ ने ख्याल जाहिर किया तो दुर्र-ए-शहवार सर हिलाते हुए उसे कहने लगे कि अच्छा आसिफ, चाहे ये सब जो भी है, फिलहाल तो स्नोबर बिल्कुल ठीक हो गई है और नॉर्मल बिहेव कर रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कुछ भी याद नहीं। अब हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि स्नोबर को इन सब वाकयात के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो खौफ या टेंशन के मारे फिर से इसी तरह हरकतें करने लगे। चलो अब तुम जाओ और इसे कॉलेज छोड़ कर आओ। अगर हमने इसे कॉलेज जाने से रोकने की कोशिश की तो वो ज़रूर शक में पड़ जाएगी कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे कॉलेज छोड़ाओ। ठीक है, अब निकलता हूँ, लेकिन तुम सलमा और सलमान को भी समझा देना कि स्नोबर के सामने इस तरह की कोई बात ना करें। ये कहकर आसिफ ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। तो कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।